एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो एफआईआर की और वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफआईआर की। तो एफआईआर क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जैसा कि इसका एब्रीविएशन है, ये वो पहली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि दी जाती है आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन ऑफेंस। यानी जैसे ही कोई क्राइम कमिट होता है, जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, तो उसके बाद जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो किसको दी जाती है? पुलिस को दी जाती है। और इस इन्फॉर्मेशन को देने के बाद एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद ही जो पुलिस है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन है वो पहला स्टेप होता है इन दी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये वो ऑफेंसेस होते हैं, वो क्राइम्स होते हैं जिसके अंदर जो पुलिस है वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के भी लोगों को अरेस्ट कर सकती है। यानी किसी पे डाउट है कि इस पर्सन ने शायद क्राइम किया है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, और उसके बाद उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि जो एफआईआर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप होता है जैसे ही कोई क्राइम कमिट हुआ है उसके बाद तुरंत ही उसके रिगार्ड में एफआईआर फाइल कराई जाती है, और एफआईआर फाइल करने के बाद जो पुलिस है वो उस रिगार्ड में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को मोशन में रखता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जो एफआईआर है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा स्टेप है। लेकिन ये होता क्या है, इसे डिफाइन कहाँ किया गया है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर है ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, ना तो इंडियन पिनल कोड में, ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कहीं भी किसी लॉ में एफआईआर की कोई डेफिनेशन जो है वो हमें नहीं गिवन है। लेकिन जो पुलिस के रेगुलेशंस और रूल है जिसके रिगार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, उसे हम कह सकते हैं एज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये जो सेक्शन 154 है ये कहता क्या है? इसके अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी वो ऑफेंसेस जिसके लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है, उस रिगार्ड में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओरली दी जा रही है, मुँह ज़बानी दी जा रही है टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, देन इन दैट केस जो भी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिसर को दी गई है उसे राइटिंग में लिखना होगा। भले जो इन्फॉर्मेशन है वो मुँह ज़बानी दी गई है, ओरली दी गई है, एक पर्सन ने ऐसे ही पुलिस वाले को बताया है, लेकिन अब वो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को रिटन में लिखेगा, और उसे लिखने के बाद जो भी उसने लिखा है, जो भी पर्सन उसे ये बात बता रहा था, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसे पढ़ के सुनाएगा। और सुनाने के बाद जिस भी पर्सन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो उस पर साइन करेगा, और ये सब कुछ होने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है इट विल बी एंटर्ड इन अ बुक, यानी जो बुक या फिर जो पुलिस डायरी होती है जहाँ पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर की जाती हैं इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो कोई भी अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उस रिगार्ड में कोई भी पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन जाके दे रहा है किसको? पुलिस ऑफिसर को। भले जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसने ओरली दी है, मुँह ज़बानी दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे ऑफिसर क्या करेगा, अपने पास राइटिंग में लिख लेगा, और जब वो उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेगा, उसे लिखने के बाद उसे वो पढ़ के सुनाएगा उस पर्सन को जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और उसके बाद उस इंसान से साइन लेगा उस इन्फॉर्मेशन पे, और उसके बाद रिकॉर्ड करेगा अपने पास किसी बुक में, रजिस्टर में, या फिर जो पुलिस डायरी होती है उसके अंदर। सो ये तो हो गई एफआईआर की जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो आखिर होती क्या है। लेकिन हमारा वीडियो है ज़ीरो एफआईआर के बारे में। तो अभी ज़ीरो एफआईआर क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो जो एफआईआर है वो कहाँ पे फाइल करी जाती है? उस जगह पे फाइल करी जाती है जिस पुलिस स्टेशन के पास उस जगह का जुरिस्डिक्शन है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऐसे पुलिस स्टेशन को दी जा रही है जिसके पास उस एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, तब उस केस में क्या होगा? जो पुलिस है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? उसे उस पुलिस स्टेशन के पास ट्रांसफ़र कर देगी जिसके पास उस क्राइम के लिए, जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है उस रिगार्ड में जुरिस्डिक्शन होगा। इसी को हम कहते हैं ज़ीरो एफआईआर, क्योंकि ज़ीरो एफआईआर के अंदर एफआईआर को कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। वंस इट इज़ रिसीव्ड बाय द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन, तो उसके बाद वापस से जो है एक फ्रेश एफआईआर रजिस्टर की जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। मगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस ज़ीरो एफआईआर का फ़ायदा क्या है? एफआईआर की तरह ही तो वर्क करता है,
नहीं, इससे फ़ायदा ये है कि अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन के पास जाके अगर एफआईआर रजिस्टर कराना चाहते हो तो वो पुलिस स्टेशन उसे रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता, ये कह के कि इस पुलिस स्टेशन के पास, इस चौकी के पास जो है इस क्राइम के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है। यानी कोई भी पुलिस स्टेशन जो है वो एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। इस यही पॉइंट है ज़ीरो एफआईआर का कि भले ही पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस एफआईआर को नंबर नहीं देगा और उसे ट्रांसफ़र कर देगा उस पुलिस स्टेशन के पास जिसके पास इसका जुरिस्डिक्शन है, और फिर जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो उसे वापस से लिखेगा, फ्रेश एफआईआर लिखेगा और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, उन लोगों को हेल्प हो रही है, हमें हेल्प हो रही है जो कि एफआईआर रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ आफ्टर द रिकमेंडेशन इन द रिपोर्ट ऑफ द जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ताकि वो क्रिमिनल लॉ में कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सके टू प्रोवाइड फास्टर ट्रायल एंड एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स जो कि अक्यूज्ड है ऑफ कमिटिंग सेक्शुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। और इस कमेटी को सेटअप किया गया था आफ्टर दी 2012 निर्भया गैंग रेप केस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ज़ीरो एफआईआर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस क्या है। क्योंकि इस प्रोविज़न का मेन एम यही है कि स्पीडी रिड्रेसल जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके टू द विक्टिम, ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द एफआईआर। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.